हेलो प्लस टू क्लास अब हम आगे डिस्कस करेंगे बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले जाके उनको देखो, तभी आपको आगे का समझ आएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डेंसिटी। डेंसिटी जो है मास और वॉल्यूम के मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होती है। तो डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जो डेंसिटी है ना, इसका ट्रेंड जो है वो एटॉमिक रेडियाई के रिवर्स है, ठीक है ना। तो आपको पता है डेंसिटी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डॉन द ग्रुप क्या होता है, एलिमेंट का मास बढ़ता है तो डेंसिटी भी बढ़ती है, ठीक है ना। अब अगर हम 3D ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करें, ये मैंने एक ग्राफ के थ्रू आपको समझाया है। 3D ट्रांजिशन सीरीज़ में क्या हो रहा है कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक, आपको पता है कि स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक। अब लेफ़्ट टू राइट पीरियड में क्या होता है, एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होगा, यानी कि वॉल्यूम कम होगा, और डेंसिटी क्या होगी, आपको पता है ना, लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का रेडियस जो है वो कम होता है। तो रेडियस कम होगा यानी कि वॉल्यूम कम हुआ। अगर वॉल्यूम कम हुआ, आपको पता है वॉल्यूम जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के, तो वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो स्कैंडियम से क्रोमियम डेंसिटी ज़्यादा हुई, तो ये देखो मैंने ग्राफ यहाँ ऐसे शो किया हुआ है, इंक्रीज़ हो रही है। फिर आगे क्या होगा कि क्रोमियम से लेके कॉपर तक डेंसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्रोमियम से लेके, आपको मैंने बताया था ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, कि क्या होता है कि जो इनर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ये मैं 3D की बात कर रही हूँ, तो इनर के जो डी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो भरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ कॉपर तक पहुँचते पहुँचते क्या होगा कि इनर जो डी इलेक्ट्रॉन्स है, इनर शेल में डी इलेक्ट्रॉन है, वो पूरी तरह भर जाएंगे, जिससे क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग हो जाएगा, और न्यूक्लियर चार्ज अब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अब इससे क्या होगा कि वॉल्यूम जो एटम का बढ़ जाएगा, जिसके कारण जो है वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी कम होगी। तो यहाँ पे देखो क्रोमियम से मैग्नीज, इनकी डेंसिटी सेम है ना, फिर डेंसिटी यहाँ पे बढ़ी, थोड़ी थोड़ी बढ़ी, फिर यहाँ पे सेम हो गई। तो ये वही है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण जो है एटम का रेडियस जो है वो कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट के कारण एटम का रेडियस क्या हुआ, बढ़ा, एटम का रेडियस बढ़ा। तो अब इसीलिए ना क्रोमियम से लेके कॉपर तक जो है डेंसिटी इंक्रीज नहीं हुई, मतलब ये इक्वल हो गई, ठीक है। अब आगे कॉपर और जिंक की बात करें तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिंक कॉपर की डेंसिटी ज़्यादा और जिंक की डेंसिटी कम है। क्यों कम है जिंक की डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे भी वही है कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग था, है ना। शील्डिंग इफेक्ट, सॉरी, यहाँ पे जो है कॉपर से जिंक क्या हुआ कि डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम क्यों हो गई कि कॉपर से जिंक डेंसिटी जो है, जिंक की जो डेंसिटी है, क्योंकि जिंक का साइज़ जो है वो बड़ा था, कॉपर का साइज़ छोटा था। तो जिंक का साइज़ बड़ा है, जिंक का साइज़ बड़ा है, और तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, है ना। क्योंकि जिंक का एटॉमिक रेडियस जो है लार्ज है, क्योंकि जिंक के केस में इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है डी के वो पूरी, क्योंकि जिंक जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो D10 जो है वो इनर शेल में पूरा फिल हो चुका है। अब न्यूक्लियर चार्ज जो है ना वो आउटरमोस्ट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो जिससे कि एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ठीक है ना। अब आगे बिकॉज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन एंड अ लार्ज डिक्रीज इन एटॉमिक रेडियस। अब देखो आपको पता है 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़ मैंने पीछे बताया था। तो 3D से 4D तो डाउन द ग्रुप ऐसे होगा कि डेंसिटी इंक्रीज होगी, लेकिन 4D और 5D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट हो, 4D और 5D की डेंसिटी सेम होगी। क्यों सेम होगी, 5D की तो डबल टाइम इंक्रीज और ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन सेम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, एटम का जो रेडियस है वो क्या हो गया, मतलब ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ, एटम का 5D सीरीज़ के जितने भी एलिमेंट हैं उनका रेडियस कम हो गया, और रेडियस कम हो गया तो डेंसिटी जो है वो इक्वल होगी। तो इसलिए 4D 5D सीरीज़ की डेंसिटी सेम होती है। अब 3D सीरीज़ में किसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, तो सबसे कम स्कैंडियम की होगी, क्योंकि स्कैंडियम जो है इसका साइज़ जो है वो बड़ा होता है, एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होता है, तो डेंसिटी कम होती है। और कॉपर, यहाँ पे आप बोलोगे कि जिंक जो है वो उसका साइज़ छोटा होगा,
तो उसका वॉल्यूम छोटा होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, बट नहीं, जिंक का वॉल्यूम जो है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग स्क्रीनिंग, जिंक का वॉल्यूम जो है वो बड़ा होगा और डेंसिटी कम होगी, तो इसलिए कॉपर की जो है वो डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है ना बेटा, अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो क्वेश्चन जहाँ मर्जी से आ जाए आप खुद बना सकते हो। अब 5D सीरीज़ में ऐसे 2 एलिमेंट कौन से हैं जिनकी डेंसिटी हाई होती है? आपको पता है 5D सीरीज़ में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है, लेकिन कोई 2 बनाने तो ऑस्मियम और इरिडियम। ठीक है ना, ऑस्मियम इरिडियम की डेंसिटी हाई क्यों होती है? क्योंकि इनका जो एटॉमिक रेडियाई है ना, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एटॉमिक रेडियाई इनका स्मॉल हो जाएगा, जिसके कारण डेंसिटी जो है वो हाई हो जाएगी इनकी। ठीक है, तो ये रीज़न है। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। आगे है पोटेशियम परमैंगनेट। थोड़ा बेटा मैंने मैसी लिखा है, बट आप साफ साफ लिखना, मैं आपको समझा देती हूँ। अब देखो, मान लो आपने पोटेशियम, अब मैं आपको ना ये रिएक्शंस याद करने को मैं ट्रिक क्या मतलब थोड़ा मैं इंटरेस्टिंग बनाऊंगी, क्योंकि ये बहुत ही बोरिंग वे से करवाते हैं, मतलब कि रिएक्शन इसमें कोई आपने क्रैम नहीं करना। आपने सोचना है कि जैसे आप किचन में गए हो, आपने पोटेशियम परमैंगनेट बनाना है, कोई डिश चाहिए, तो ये कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की नीड पड़ेगी, तो इस तरह से लर्न करना है। आपको एक मैग्नीज का ओर चाहिए जिसका फार्मूला है MnO2, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड, और मैग्नीज के इस ओर का नाम है पायरोल्यूसाइट ओर। आपने क्या करना है, पायरोल्यूसाइट ओर लेना है। सेकंड नंबर पे आपने एक फ्यूज़न मिक्सचर लेना है। फ्यूज़न मिक्सचर किससे बना है? KOH प्लस O2। KOH एक बेस है, इसको अल्कली भी बोलते हैं बेस को। तो आपने क्या करना है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड को बेस से रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसी को फ्यूज़न मिक्सचर बोलते हैं। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड को फ्यूज़न मिक्सचर से रिएक्ट करवाना है। अब आप रिएक्ट करवाओगे तो आपके पास क्या आएगा? मैग्नेट आएगा। अब इस मैग्नेट को आपने क्या करवाना है, इसकी एसिडिफिकेशन करवानी, HCl से इसको रिएक्ट करवाना है, जिससे आपके पास परमैंगनेट आएगा। तो परमैंगनेट को ही KMnO4 बोलते हैं। ठीक है, अब हम इसको रिएक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। अब आपको देखो समझ आ जाएगा बेटा, आप साफ सुथरा लिखना, थोड़ा ये होच पोच हो गया। हीटिंग पायरोल्यूसाइट और विद अल्कली in the presence of oxygen with the same oxidizing agent like KNO3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मैंने पायरोल्यूसाइट और को अल्कली और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, और मैंने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ किए KNO3 जैसे कि। फिर मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि जब मैंने रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या रिएक्शन के दौरान क्या मिला? मैंगनेट आयन। देखो मैंने ये पायरोल्यूसाइट और है, ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, ये ऑक्सीजन, इनको रिएक्ट करवाया तो मेरे पास आया K2MnO4। ये बेटा ऊपर मैंने ना Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है। ठीक है ना, तो K2MnO4 यानी कि मैंगनेट आयन, और इसका रंग जो है वो हरा होता है। ठीक है, हरा भरा मेरे को मैंगनेट आयन मिलेगा, साथ में वाटर रिलीज होगा। आपको पता है ना रिएक्शन कैसे होती है, जैसे Mn के ऊपर प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, है ना, पता होगा आपको कैसे। तो यहाँ पे कैसे रिएक्शन होती है, तो आप ऐसे लर्न कर लेना। रिएक्शन तो लर्न ही करनी पड़ेगी, इनका कोई वो नहीं है। जहाँ मेरे को लगेगा कि समझाऊंगी वहाँ पे समझाऊंगी, ये तो लर्न ही करनी पड़ेगी। अब आगे मैंने ये मैग्नेट को, मैंने फिर क्या बोला था आपको कि मैग्नेट की करनी एसिडिफिकेशन HCl से। जब मैंने मैग्नेट की HCl से एसिडिफिकेशन की तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला KMnO4 प्लस MnO2 प्लस KCl प्लस वाटर। ठीक है, तो मुझे परमैंगनेट मिला जो कि पर्पल कलर का था। बेटा कलर आपने ध्यान में रखने, तो ऐसे ही याद रखना कि जब मैंने और को फ्यूजन मिक्सर से रिएक्ट कराया तो मुझे हरा भरा मैग्नेट मिला, और हरे भरे मैग्नेट की एसिडिफिकेशन की तो मुझे पर्पल कलर का परमैंगनेट मिला। पर्पल परमैंगनेट, पर्पल PP हो गया ना। तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करना। अब आगे हम करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ KMnO4। अब जब मैं ना KMnO4 एक कंपाउंड है, इसको मैं तोड़ूंगी तो किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं इसको तोड़ने के लिए मैंने हीटिंग देनी है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग देनी है, 517 केल्विन की हीटिंग देनी है। तो मैं KMnO4 को तोड़ूंगी, 2 KMnO4 को तोड़ूंगी तो ये किस में टूटेगा? K2 KMnO4 ये परमैंगनेट में टूटेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड में टूटेगा और ऑक्सीजन में टूटेगा। K2 KMnO4 के टुकड़े करने, देखो ये K2MnO4 में टूटेगा। फिर आगे बचा क्या? एक MN बचा ना, तो एक MN यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे तो MnO, ये 4 ऑक्सीजन है तो MnO2, और ये 2 ऑक्सीजन बचे वो यहाँ पे आ गए।
तो ठीक है ना, ये आप इतना तो आप कर ही सकते हो। तो ये जो पर मैंगनेट है, आपको पता है ना, मैंने बताया था हरा भरा पर मैंगनेट। अब ये हरा भरा पर मैंगनेट है, ठीक है। जब मैंने KMnO4 को तोड़ा तो मुझे पर मैंगनेट मिला, ठीक है ना। अब KMnO4 में बेटा जो ये मैग्नीज है ना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो 2 4 8, 8 में से 2 4 8, 8 और K का 1, 8 में से 1 गया 7, तो ये 7 आ गया। अब इसकी ना मैक्सिमम इसकी हाइयर ऑक्सीडेशन +7 होती है, +7 से ज़्यादा नहीं होती है। अब बेटा देखो, अब ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा तो नहीं पाएगा, इसलिए ये अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करेगा। और ऐसा कंपाउंड जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करे और दूसरे एलिमेंट को की ऑक्सीडेशन स्टेट को जो बढ़ाए, ऐसा एलिमेंट, ऐसा कंपाउंड जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस करना चाहे और दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना चाहे, वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसलिए यही रीज़न है कि KMnO4 में मैग्नीज जो है वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब मैं KMnO4 को रिड्यूस करूँ, KMnO4 देखो, अब KMnO4 क्या करेगा, अब आप इसको कैसे इंग्लिश में कैसे लिखोगे, KMnO4 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता है और ख़ुद की ऑक्सीडेशन स्टेट को ये कम करता है, ठीक है ना। KMnO4 जो है वो 3 मीडियम में रिएक्ट करता है, इसलिए ये एक ऑक्सीडाइजिंग की एजेंट की तरह काम करता है। अब देखो एसिडिक मीडियम में ये कैसे रिएक्ट करेगा, बेसिक मीडियम में कैसे रिएक्ट करेगा और न्यूट्रल मीडियम में कैसे रिएक्ट करेगा। KMnO4 को ना हम ना MnO4 नेगेटिव भी बोलते हैं। देखो ये K है ना, MnO4 है, तो ये +1 है, ये +1 उधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MnO4 माइनस। अब देखो बेटा, सभी में इसने अपनी ना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ही करनी, बस ये है कि एसिड में कितनी डिक्रीज करेगा, बेस में कितनी करेगा और न्यूट्रल में कितनी करेगा। तो जब इसको ना मैं एक बॉटल में मैंने MnO4 KMnO4 डाल दिया और मैंने ड्रॉप वाइज एसिड ऐड किया, तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने ऐसे किया ना, तो जब रिएक्शन हुई ना, तो प्रोडक्ट क्या आया Mn+2। तो मैंने देखा कि KMnO4 ने पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +7, अब इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट ना कम कर ली, तो ये क्या बन गया Mn+2 बन गया। ये आपको लर्निंग करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये क्या कर रही है, खुद को रिड्यूस कर दिया ना इसने, ठीक है ना बेटा, खुद को रिड्यूस कर दिया। ये एसिडिक मीडियम है, ये KMnO4 जो है MnO4 नेगेटिव जो है, तो ये इसने अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को +7 से +2 कर लिया। तो उससे कितना डिफरेंस है 5, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम n फैक्टर बोलेंगे। तो एसिडिक मीडियम में n फैक्टर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेसिक मीडियम में KMnO4 क्या करेगा, बेसिक मीडियम में इसने क्या किया, कि KMnO4 यानी कि MnO4 नेगेटिव, तो इसने क्या किया, जब इसको इसमें हमने बेस ऐड किया ना, तो इसने कौन सा प्रोडक्ट बनाया MnO4 नेगेटिव 2, यहाँ पे Mn+2 बनाया, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव 2, और यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन निकाली 2 4 8 6, तो यहाँ पे +6 है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का कितना डिफरेंस आया 1, तो वो 1 क्या कहलाएगा n फैक्टर। समझ आ गया, MnO4 से क्या बना MnO4 नेगेटिव 2, ठीक है, MnO4 नेगेटिव 2। अब आगे MnO4 नेगेटिव, अब MnO4 सॉरी ये KMnO4, ये इसको हम ऐसे लिया। अब देखना, अब हमने ना न्यूट्रल मीडियम ऐड किया KMnO4 में, तो हमने देखा कि जब रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट क्या बना MnO2। याद रखना बेसिक मीडियम में MnO4 नेगेटिव 2 और यहाँ पे MnO2, तो मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7 और यहाँ पे कितनी है 4, आप निकालो 2 2 4, तो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है 3, तो यहाँ पे n फैक्टर क्या आएगा 3। समझ गए। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको रिएक्शंस करवाऊंगी KMnO4 की, मैं ट्रिक बताती हूँ। जब आप KMnO4 को Fe+2 से रिएक्ट करवाओगे ना, तो KMnO4 इसकी, आपको पता है KMnO4 ना दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज़ करते हैं, तो ये Fe+2 को Fe+3 में चेंज कर देगा, C2O4 नेगेटिव 2 को CO2 में चेंज कर देगा, क्योंकि अगर ये चेंज क्यों कर रहा है इसमें, ताकि इनकी ऑक्सीडेशन बढ़ सके, क्योंकि इसका काम ही KMnO4 का ये है कि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये दूसरों की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाता है। देखो मैंने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी, यहाँ पे +3 थी, यहाँ +4 हो गई, तो बढ़ाई ना, ये किसने बढ़ाई KMnO4 ने। H2S नेगेटिव 2 है, तो ये नेगेटिव 2 से 0 हो जाएगी, यानी कि देखो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, तो ये KMnO4 कर रही है। ये मैंने शॉर्ट में लिखा ताकि आपके
आपको किसी भी तरह की रिएक्शन आ जाए आप कंफ्यूज ना हो। आई नेगेटिव को I0 में, SO3 में यहाँ पे S की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो यहाँ पे SO4 नेगेटिव 2, SO3 को SO4 नेगेटिव 2 में चेंज करता है। ठीक है, यहाँ पे SO3 नेगेटिव 2 को SO4 नेगेटिव 2 में चेंज करते हैं। यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +6 होगी। NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव में चेंज करता है। यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +5 कर दी। तो अब देखेंगे हम रिएक्शन, अब देखना आपको अब समझ आएगा। तो ये KMnO4 की रिएक्शन है, ये देखो ये KMnO4 है। KMnO4 ने क्या किया, Fe+2 को किस में चेंज कर दिया, Fe+3 में। बाकी बेटा आपने सभी में ना Mn+2 और वाटर लिखना ही है बस, ठीक है ना। बस सभी रिएक्शन KMnO4 की कोई भी रिएक्शन आ गई। अब यहाँ पे KMnO4 C2O4 नेगेटिव 2 को किस में चेंज करेगी, H पॉजिटिव भी लगाना है एसिड, तो ये किस C2O4 नेगेटिव को CO2 में चेंज कर देगा। फिर ये H2S नेगेटिव को 2 को S0 में चेंज कर देगा और Mn+2 वाटर आपने सेम लिखना। ये मैं तरीका बता रही हूँ, नहीं तो टीचर्स नहीं समझाते ऐसे कि आपको लर्न करने का। अब ये MnO4 नेगेटिव I नेगेटिव को किस में चेंज करेगा, तो Mn+2 वाटर तो लिख देना, I नेगेटिव को I20 में चेंज करेगा, है ना, आयोडीन में। Mn4O4 नेगेटिव SO3 नेगेटिव 2 को किस में चेंज करेगा। अब मैंने बताया था ना SO3 नेगेटिव को नेगेटिव 2 को किस में चेंज करता है, SO3 नेगेटिव 2 को SO4 नेगेटिव 2 में चेंज कर देता है, क्योंकि इसका मकसद ये है कि दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाना, है ना। जब ये SO3 नेगेटिव 2 से SO4 नेगेटिव 2 में चेंज हुआ तो इसकी ऑक्सीडेशन बढ़ गई, क्योंकि पहले यहाँ पे +4 थी, यहाँ पे +6 हो गई। अब यहाँ पे ये NO2 नेगेटिव को किस में चेंज करते हैं, NO3 नेगेटिव में, ठीक है। और ये I नेगेटिव को किस में चेंज करता है, IO3 नेगेटिव में। समझ गए ना, समझ गए। I नेगेटिव को किस में चेंज करते हैं, IO3 नेगेटिव में। क्लियर। अच्छा आपने बोला कि मैम पहले आपने बोला I2, यहाँ पे बेटा बेसिक मीडियम है, यहाँ पे ये मैंने लिखा नहीं है, रिएक्शन ऑफ KMnO4 इन बेसिक मीडियम। अब मैंने एसिडिक मीडियम बता दिया, तभी आपके दिमाग में आया होना कि पहले मैम ने I नेगेटिव को I2 में चेंज किया, अब मैम I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में चेंज कर रही हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे भी मैंने बनाए हैं, एक मिनट, ये देखो। अब अगर मान लो कि KMnO4, यहाँ पे तो हम KMnO4 की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में Fe+2 से ऐसे करवा रहे थे, तो ये तो मैंने बता दिया। अब बेसिक मीडियम में ना, बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव, जब मैंने KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हम रिएक्शन करवाते हैं I नेगेटिव से या H2O3 नेगेटिव। अगर I नेगेटिव होगा तो IO3 नेगेटिव में चेंज होगा, अगर H2O3 नेगेटिव 2 होगा तो वो SO4 नेगेटिव 2 में चेंज होगा। तो यहाँ पे देख भी सकते हो, जब मैंने बेस की प्रेजेंस में, ये बेस है, बेस की प्रेजेंस में I के साथ रिएक्शन कराई, आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, तो इसने KMnO4 ने I नेगेटिव को किस में चेंज कर दिया, IO3 नेगेटिव में। और यहाँ पे तो एसिडिक मीडियम है, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव Mn+2 में चेंज हो रहा था, यहाँ पे MnO4 नेगेटिव 2 और वाटर बाकी सेम ही होगा। H2O3 नेगेटिव 2 को किस में चेंज करेगा, SO4 नेगेटिव 2 में, ठीक है। ये रिएक्शंस बेटा आती हैं, तो ये दिमाग में रखनी है, ठीक है। अब अगला हमारा कंपाउंड है पोटाशियम डाइक्रोमेट, जिसका फार्मूला है K2Cr2O7। अगर हम पोटाशियम डाइक्रोमेट की, आपको सभी को आती होनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी, क्योंकि +1 में पड़ी है। ये देखो ये 2 सेंट्रल एटम क्रोमियम है, क्रोमियम की निकालनी है, +2x और 2 7 14, तो ऑक्सीजन में -2 चार्ज होता है, तो कितने एटम है, 7, -2 को 7 से मल्टीप्लाई किया -14, फिर इसको सॉल्व किया तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास आ गई +6। तो क्रोमियम ये भी बेटा उसकी तरह ही है, ये किसकी तरह है, उसकी तरह ही है, KMnO4 की तरह, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी ये देखो K2Cr2O7 मैंने किचन में बनाना, हम ऐसे करेंगे जैसे ये कोई डिश है, तो हमें जल्दी याद हो जाएगा। मैं सबसे पहले एक और लूँगी, उसमें KMnO4 में मैंने मैग्नीज का और लिया था, पायरिलुसाइड और। K2Cr2O7 में मैं क्रोमियम का और लूँगी, जिसका नाम है क्रोमाइट और। ये क्रोमियम का भी है और ये आयरन का और भी है, क्रोमाइट और, जिसका फार्मूला है FeCr2O4। अब मैंने क्रोमाइट और लिया, पहला इंग्रेडिएंट है क्रोमाइट और। अब मैंने इस और को गर्म किया फ्यूज़न मिक्सचर के साथ। वहाँ पे मेरा फ्यूज़न मिक्सचर था बेस प्लस ऑक्सीजन, यानी कि KOH प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे मेरा फ्यूज़न मिक्सचर है Na2CO3। आपको पता ना कार्बोनेट भी एक तरह का बेस होता है। अब मैंने इनको गर्म किया तो मेरे पास क्या आया बन के, सोडियम क्रोमेट। वहाँ पे मेरे पास क्या बन के आया था, मैंगनेट, है ना, पोटाशियम मैंगनेट आया था बन के, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास सोडियम क्रोमेट आया, जिसका फार्मूला है Na2CrO4। और क्या बन के आया, बाकी जो बचेगा Fe2O3, जो कि ब्राउन कलर का सॉलिड है। बेटा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रिएक्शंस आती हैं ये, ठीक है।
आगे प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैंने रिएक्शन कराया, अब बेटा ये तो आपने खुद देखना है, जैसे Na2 जो है वो CrO4 से रिएक्ट हुआ, फिर जो बचा वो Fe2O3 बचा और कार्बन डाइऑक्साइड बचा। अब मैं क्या करूँगी, Na2CrO4, उसके बाद हमने KMnO4 में इसके बाद क्या किया था, हमने फ्यूज़न मिक्सचर के साथ रिएक्ट करने के बाद इसकी हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे इस Na2CrO4 की। जब मैंने एसिडिफिकेशन करवाई तो मेरे पास आ गए Na2Cr2O7, ये वाला सोडियम डाइक्रोमेट आ गया। ठीक है, ये सोडियम डाइक्रोमेट जो है ये डाइक्रोमेट है, ये ऑरेंज कलर का। जो सोडियम क्रोमेट है ये येलो कलर का, जो डाइक्रोमेट है, डाई से याद रखना ऐसे मतलब ट्रिक के लिए कि डाई हम बालों में डाई करते हैं रेड कलर की, ऑरेंज कलर, ऐसे याद कर लेना ट्रिक, जो भी आपको अच्छा लगे। तो सोडियम क्रोमेट का अब मैंने क्या किया, सोडियम क्रोमेट की फिर मैंने KCl जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने बोला था ना, वहाँ पे भी KCl से रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया K2Cr2O7। तो इस तरह से हमारा क्रोमियम डाइक्रोमेट बनता है। तो क्रोमियम डाइक्रोमेट जो है ना, इक्विलिब्रियम क्या होता है, क्रोमियम डाइक्रोमेट जो है इंटरकन्वर्टिबल होता है, बोलते ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, क्यों, ये डिपेंड करता है सोल्यूशन की pH पे। अब आपको पता है जो आपका सोडियम क्रोमेट है वो येलो रंग का होता है, सोडियम क्रोमेट जो है वो डाइक्रोमेट में चेंज होता है, डाइक्रोमेट क्रोमेट में चेंज होता है, यानी कि ये क्रोमेट डाइक्रोमेट जो है ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गया। ये कैसे होता है, ये इक्विलिब्रियम में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, जब ना ये सोडियम क्रोमेट जो है, जब मैं इसको एसिड मीडियम में रखती हूँ तो ये डाइक्रोमेट में चेंज होता है, और जब डाइक्रोमेट को मैं बेसिक मीडियम में रखती हूँ तो ये क्रोमेट में चेंज हो जाता है, जो कि येलो कलर का है। अब समझ आया आपको, आई होप। अगर नहीं समझ आएगा थोड़ा रेपिटेशन मोड में देखना, आ जाएगा समझ। अब क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्रोमेट का फॉर्मूला क्या था, CrO4-2। Cr, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड होंगे और एक सिंगल, क्योंकि आपको पता है क्रोमियम की कन्फिग्रेशन क्या है, क्रोमियम की कन्फिग्रेशन है 3d5 4s1 516, तो 6 बॉन्ड होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, -2 यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब Cr2O7 तो O डबल बॉन्ड यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 3, मतलब कि आपने ना और 7 O पूरे करने हैं, और आपको पता है कि यहाँ पे क्रोमियम के 6 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो वो डबल बॉन्ड के साथ बनाई है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है K2Cr2O7 की, K2Cr2O7 जो है इसमें क्रोमियम जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाइयर होती है, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे KMnO4 में मैंने आपको बताया था ना कि Mn हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो वैसे ही क्रोमियम जो है वो +6 हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, तो ये जो है ना Cr2O7-2 जो है, ये क्रोमियम डाइक्रोमेट जो है ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सिर्फ एसिडिक मीडियम में। अब मैंने इस सोडियम डाइक्रोमेट ये -2 जो है ये यहाँ पे देखो ना, ये पता कैसे बनता है, ऐसे था Na2Cr2O7, तो ये Na2+2 जो है ये यहाँ पे गया तो यहाँ माइनस काटो, तो ये सोडियम डाइक्रोमेट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो जब मैंने इसकी एसिडिफिकेशन की, जब इसमें मैंने एसिड डाला ना, यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी +6। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद की ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करेगा, और तो देखो यहाँ पे +6 थी, यहाँ पे Cr2O7 -2 एसिडिक मीडियम में Cr+3 में चेंज हो जाएगा। जैसे KMnO4 जो है Mn+2 में चेंज हुआ था ना, तो यहाँ पे हमें कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है 6 और 3 में, 3 का, तो यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ गया 3, 6 और 3 में, हाँ अच्छा यहाँ पे एन फैक्टर क्या आ गया 6 आना चाहिए था, क्योंकि 12 में से अच्छा बोला है कि Cr2 का, अगर आपसे पूछा जाएगा Cr2 का एन फैक्टर क्या है तो वो तो +6 है ना। हाँ चलो आप कैसे करना, तो कई बार इक्विवेलेंट वेट निकालने को आ जाता है, उसका फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास 0.6, जब इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो बताऊंगी, ये आगे काम आता है। ठीक है ना, अब बेटा अगर ना ये एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करे तो ये सिमिलर रिएक्शन देगा KMnO4 की थ्रू, जैसे ना K2 जो Na2CrO सॉरी जो K यहाँ पे बेटा Na2 नहीं है K2 है, मैंने Na बोल दिया,
K2Cr2O7 है, ये आई नेगेटिव को ये एसिडिक मीडियम है, आई नेगेटिव को I2 में चेंज करता है, H2S को S में चेंज करता है, C2O4 नेगेटिव 2 को CO2 में चेंज करता है, S2O3 नेगेटिव 2 को SO4 नेगेटिव 2 में चेंज करता है, Fe+2 को Fe+3 में। देखो ये मैंने डाला पोटाशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो K2Cr2O7 को हमने Cr2O7 नेगेटिव 2 में लिख सकते हैं। एसिड मीडियम है ये इसने क्या किया, आयोडाइड। अब जैसे मैग्नीज चेंज हो रहा था, Cr2O7 नेगेटिव 2 ये Cr+3 में चेंज हो जाएगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो आयोडाइड को I2 में चेंज कर देगा, और ये H2S को S में चेंज कर देगा। क्लियर हो गया? तो अब हम बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय।